तो करंट अफेयर उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जितना स्टैटिक इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब तो क्या हो गया, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक को अलाइन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। वेरियस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एजम्पशन रीजनिंग के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ स्टोरी फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, करंट अफेयर हम ऐसे तैयार करें कि एक बार कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर बने, पेयर्स में बने, कैसे भी बने, कंप्लीट एनालिसिस, आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरा प्रयास वही रहता है, एक अच्छी पीडीएफ देना, हिंदी इंग्लिश में बेहतरीन डिस्कशन देना। ठीक है, अब किस तरह से करते हैं अभी हम यहाँ पर इसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से नहीं शुरुआत करते, हम छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जैसे अर्थ आवर के बारे में। अब आपने कल देखा होगा, इंडिया गेट है, बड़े बड़े मोनूमेंट्स में लाइट को बंद कर दिया गया, बिजली को बंद कर दिया गया। तो चर्चा आई कि अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया गया, या अर्थ आवर जो है उसके 20 वर्ष होने की वजह से कार्यक्रम आयोजित किया गया, मतलब 20 वर्ष हो गए किसके, अर्थ आवर के। अब अर्थ आवर है क्या, क्या ये कोई यूएन की बॉडी है, क्या इंडिया का कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आखिर है क्या? तो एक ग्लोबल मूवमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट वैश्विक जन आंदोलन है। किस लिए? पर्यावरण या इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि भाई आखिर इसने शुरू किया है किसने, क्या? तो WWF ने इसको शुरू किया था। किसने? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको शुरू किया था। ये क्यों शुरुआत किया गया, तो कब किया गया था? तो 2007 में शुरू किया गया था। तो अब अगर क्वेश्चन बनता है कि इसे कब शुरू किया गया, ये भी आपको पता है। कहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक स्टेप और चलो, एग्जाम गया आगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सिडनी से शुरुआत की गई। सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है, लेकिन सिडनी से शुरू किया गया। हर साल कब? तो मार्च के अंत में मनाया जाता है, मार्च के अंत में। ठीक है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो गई। 8:30 से 9:30 के बीच लाइट बंद की जाती है, ऊर्जा संरक्षण के लिए ये दिखाया जाता है, ये प्रयास है। तो ये सारी बातें तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो गई, ये तो हमने यहाँ पे जाना। तो अगर प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न सिंपल सा है कि अर्थ आवर एक ग्लोबल सिंबॉलिक मूवमेंट है, रेज करता है अवेयरनेस अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। किसका इनिशिएटिव है? यूनेप का है, ग्रीन पीस का है, WWF का है, IUCN का है। तो ऑब्वियस है कि WWF का है। ठीक, अब WWF का है, अगर मैं आपको यहाँ पे WWF के बारे में ना बताऊँ तो हो सकता है आप ना रिवाइज करो, तो मैं ये कोई कसर छोड़ता ही नहीं हूँ कि आपके लिए बाद में कोई काम ही नहीं छोड़ना है, सीधा सा काम आपके लिए छोड़ना, तुरंत ही यहाँ पे सब कुछ बता देना है। तो WWF को इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट जो होता है, वैश्विक पर्यावरण होता है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए एक संगठन है, कंप्लीटली डेडिकेटेड है इन्वायरमेंट के लिए, और 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करता है। अब आपसे पूछा जाए कि WWF को इस्टेब्लिश तो किया गया है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो ग्लैंड में है, ग्लैंड का स्विट्जरलैंड में। यहाँ किसी और संगठन का हेडक्वार्टर है? बिल्कुल, किसका? IUCN का। IUCN का भी ग्लैंड में हेडक्वार्टर, लेकिन IUCN को इस्टेब्लिश 1948 में किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और WWF को 1961 में किया गया था, यूनेप को 1972 में किया गया था। तो आप ये भी समझिए कि अगर पेयर्स में क्वेश्चन आया या क्रोनोलॉजी में कब किसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर समझी किसके बारे में? WWF के बारे में। यूनेप के बारे में आपको पता है कि यूनेप को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया, तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पे? केनिया की कैपिटल है, और एकमात्र ऐसी कंट्री जिसका हेडक्वार्टर, UN की एक बॉडी जिसका हेडक्वार्टर किसी अफ्रीकन कंट्री में है। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली किसके बारे में? अर्थ आवर से जुड़े हुए कितने कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखा आपने, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को ही सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसलिए देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी वेपन को लेके मिक्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्या हो ना, मोनोटोनस हो जाता है, सेम टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन करो, तो हम अलग अलग पैटर्न ट्राई करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन किसको लेके है? ASRAM को लेके है, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नाम से पता चल रहा है कि एयर टू एयर है, मतलब हवा से हवा में हिट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज भी है, मतलब कम दूरी की है, ये भी बात हो गई। अब अगर आप बात करें किसने बनाया है, तो किसने बनाया है? यूरोप की एक मल्टीनेशनल कंपनी MBDA है, उसने बनाया है इसको। किसने बनाया? यूरोप ने बनाया। तो पहली बात ये कि ASRAM ऐसा पूछे, ईरान की है, US की है, भारत की है, जाहिर सी बात आपको ये बताना है। भारत की जो वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स है, उसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट विमान है जिसे MiG-29 कहा जाता है। MiG-21 था, MiG-29 अभी काम कर रहा है।
उसमें इक्विप करने के लिए इस मिसाइल को लाया जा रहा है, एसराम को, ASRAAM को लाया जा रहा है। मतलब क्या, हमारे जो MiG-21 है वो उड़ान भरेंगे, ऐसे उड़ रहे हैं, हवा से ही ये मिसाइल छोड़ेंगे और ये जाके किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर देगी, ठीक है। इस काम के लिए इसको लाया जा रहा है। और इसकी जो, अगर आप देखोगे 2.9 मीटर इसका क्या है, लंबाई है। इसमें जो मिसाइल रहेंगे 88 केजी के आसपास इनका वेट रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें इनमें रहेगी। अब फायर एंड फॉरगॉट तकनीक है, मतलब एक बार छोड़ा आपने, खुद जाएगा, ढूंढेगा, हिट करेगा। अब प्रश्न अगर ये पूछा कि क्या इनकी स्पीड सुपरसोनिक है, नहीं, मैक 3 है, मतलब साउंड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड इनकी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, चलिए। इट इज़ यूरोप डिजाइन लॉन्ग रेंज। अब यहीं पे फंस गया मामला, लॉन्ग रेंज है क्या, नहीं, शॉर्ट रेंज है। क्वेश्चन और ऑप्शन आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, लेकिन शॉर्ट रेंज है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, हटाओ, 2-3 इसका सही आंसर आ गया। लेकिन फिर भी हम दूसरा ऑप्शन ही पढ़ेंगे। द मिसाइल फीचर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी अलाउिंग इट टू बी फायर्ड बिफोर द सीकर एक्वायर द टारगेट। इस मिसाइल में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च टेक्निक है, लोल, मतलब LOL नहीं है, ये LOAL है। इसमें क्या है, इस लक्ष्य को साधने से पहले ही टारगेट किया जाता है, ठीक है। इसे जगुआर में, MiG-21 तेजस वगैरह में इक्विप किया जाएगा। ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, तो आपने एक ये पैटर्न का भी क्वेश्चन ट्राई किया। अब चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, चलिए नीचे आ जाते हैं। रेड क्रोन जो ये एनिमल है, जो भी स्पीसीज है, न्यूज़ में था, इसको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मतलब क्यों न्यूज़ में था ये भी जान लेते हैं। अब अगर हम बात करें, रेड क्रोन रूफल टर्टल, कछुआ है, टर्टल है, कछुआ, न्यूज़ में था। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे जैसे साफ पानी कम हो रहा है या सुकड़ रहा है, तो इसके कंजर्वेशन को लेके इश्यूज आ रहे हैं। किसके, रेड क्रोन रूफ टर्टल, बतागुर कछुआ इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, न्यूज़ में था, कई सारे आर्टिकल्स में कवर किया गया। किस टाइप का फ्रेश वाटर है, मतलब मीठे पानी, साफ पानी, मीठा पानी ऐसा नहीं शक्कर डाला है उसमें, मीठा पानी मतलब साफ पानी जो हम लोग घर में पीते हैं, इस टाइप के पानी में ये रहता है, ठीक है। तो अब पूछा गया कि ये साउथ एशिया में पाया जाने वाला एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब साउथ एशिया वाले रीजन में मेजरली देखा जाता है। अब साउथ एशिया में कौन कौन से रीजन आते हैं, तो अगर आप, ये भारत का नक्शा है। अब साउथ एशिया में नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा, बांग्लादेश आएगा, ये सारी कंट्रीज आएंगे साउथ एशिया में, ठीक है। हिस्टोरिकली गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में देखा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह का होता है, इसका फूड ओमनीवोरस होता है, मतलब सब कुछ खाता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाता है। अब बायो इंडिकेटर आपसे पूछा जाए क्या होता है। बायो इंडिकेटर मतलब कि पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, ऐसे जीव ये बताते हैं कि पर्यावरण बदलाव हो रहे हैं, इनकी संख्या कम होने लगेगी, विलुप्त होने लगेंगे। जैसे लाइकेन किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायो इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो बताता है। उसी तरह से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो पानी का जो व्यवस्था है, उसमें जो चेंज वो बताता है, कौन सा, ये कछुआ बताता है। अब IUCN स्टेटस का क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो भी जीव जंतु होते हैं ना, भारत की ऑटोमेटिकली WWW जो हमारा एक्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट, WPA एक्ट है 1972, उसके शेड्यूल 1 में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कछुआ के बारे में तो समझा ही, साथ ही आपने IUCN के बारे में मैंने आपको बताया कि IUCN को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। 9 कैटेगरी के जीव जंतुओं को स्टेटस देता है, हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। बहुत सारे जीव जंतु भारत में भी इसमें लिस्टेड हैं। तो ये जैसे ये कछुआ है, तो IUCN में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में लिस्टेड है। तो ये क्वेश्चन एक तो सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ पेयर्स में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पेयर बोला जा रहा है, टाइगर रिजर्व और उनके राज्य को कंपेयर किया जा रहा है। क्या सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, क्या काली कर्नाटका में है, अमराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। अब इसका पेयर आपको बताना है। तीनों ही बात यहाँ पे करेक्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक तो ये हो गया। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, ये भी बात करेक्ट है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तेलंगाना में है, ठीक है। तो तीन के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपने ये क्वेश्चन भी समझा। चलिए अब G7 न्यूज़ में था, इसको भी देख लेते हैं भाई कि क्या हो गया, ऐसा G7 क्यों न्यूज़ में आ गया, है ना। ऐसा तो कोई, मतलब क्या कोई इवेंट हुआ या हुआ क्या आखिर। अब देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की G7 बैठक में। तो क्या भारत G7 का मेंबर है,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या भारत G7 का मेंबर है? नहीं। तो भारत किसका मेंबर? G20 का मेंबर है। ठीक, अब G7 के मेंबर कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो कनाडा है G7 का मेंबर, दूसरा है फ्रांस है, तीसरा है क्या जर्मनी है, चौथा इटली है, लिख लीजिए आप लोग भी लिख लीजिए, इसको छोड़िए नहीं है ना। पाँचवा है कौन सा? जापान है, छठा है यूके है, सातवां यूएस है। तो 7 मेंबर है इसमें। ठीक है, पहले यूरोप यूएस भी रसिया भी था, बाद में इसे हटा दिया गया। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1977 में इस्टेब्लिश किया, 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। डेवलप कंट्रीज़ का एक तरह का ग्रुप है। कोई इसका हेडक्वार्टर परमानेंट नहीं है ना, कंसेंसस से निर्णय लेता है। प्रेसिडेंसी भी हर साल बदलती रहती है। तो भारत को इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट। स्टेटमेंट है कि द G7 ऑफन डिस्क्राइब एज ए इनफॉर्मल स्टीयरिंग कमेटी फॉर वर्ल्ड एडवांस इकोनॉमिक्स। अनौपचारिक संचालन समिति है एक तरह की पूरी ग्लोबली। ठीक है, चाइना नहीं है, आप यहाँ पे याद रखिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं इसमें। तो ठीक है, कारण क्या है कि द G7 डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटरीट, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और ए लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। मतलब क्या कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और ये इसका स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यार, मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आसानी से एक पीडीएफ के लिए आप क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, या तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना है आपको, या कमेंट कर देना है। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में नहीं होगा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। वो चैनल का होता है ना, चैनल में जब आप क्लिक करते हैं तो लास्ट में ऑप्शन आता है जो, है ना, तो वहाँ पर आप जाके हमारा चैनल पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट कर लीजिए, चलिए देख लेते हैं। जो जिला पास वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है, न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पे स्नो एवलांच हुआ, मतलब बर्फ़ हटाई गई, सड़क में आ गई, कुछ लोग मारे गए, आवागमन यहाँ पे हताहत हुआ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अभी जो जिला पास है कहाँ पे? तो कारगिल में है। ठीक है ना, किस रीजन में? लद्दाख वाले रीजन में है। ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 11,650 फीट है। किस रास्ते को जोड़ता है? कौन सा नेशनल हाईवे स्थित है? NH1, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। NH1 स्थित है जो जिला पास पर, श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे जिसे कहा जाता है। और ग्रेटर हिमालय रेंज का पार्ट है। किसका? ग्रेटर हिमालयन रेंज का पार्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब तो ये सारे फैक्ट्स आपने यहाँ पर जान लिए। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ था 1947-48 में, उस दौरान बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, पहले पाकिस्तान के जो कबायली थे उनके द्वारा कैप्चर भी कर लिया गया था। बाद में हमने एक ऑपरेशन चलाया था यहाँ पे, उसे ऑपरेशन बाइसन कहा जाता है। ऑपरेशन बाइसन चला के हमने इसको वापस अपने कब्जे में लिया था। अब एवालांच क्या होता है कि जो बर्फ़ जो होती है, अब देखो जैसे मान के चलो, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये बर्फ़ का चलिए पहाड़ है। ठीक है ना, ये बर्फ़ का पहाड़ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप देखो, मैं आपसे बोलूँ कि चलो ऐसा हो रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा टूटेगा और इधर की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो एवालांच यही प्रोसेस हुई है, हिस्सा टूटता है और नीचे की तरफ आने लगता है। विंड भी इधर से प्रेशर दे रही हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है ना, कमज़ोर परत होती है। और मान के चलो कभी अर्थक्वेक की सिचुएशन आई तो भी यहाँ पे एवालांच हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया, एवालांच भी आपने देख लिया। ऑप्शन यहाँ पे है कि ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी का है। अब ये आपको बताना है गलत है सही है। नेशनल हाईवे 1 में है, ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तीसरा, पास वाज साइट इन ऑपरेशन बाइसन हुआ। तो तीसरा तो आपको करेक्ट है, चलो भाई ये तो करेक्ट है, इनमें से ही कोई होगा। पहला ऑप्शन थोड़ा डाउट है, तो आप एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाएंगे, पहले आप तो अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि पहला इनकरेक्ट है। जो जिला पास लोकेटेड है ग्रेटर हिमालय में, नॉट द पीर पंजाल। ठीक है ना, चलिए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहला दूसरा हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे, पहला तीसरा हमने यहाँ पर देख लिया। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। थर्ड के पहले कोई क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं, चलिए इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये क्या है, सिंघोलिस विच रिसेंटली आउट ब्रेक इन केरला इज ए कंटीजियस डिसीज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू। सिंघोलिस एक जो बीमारी, संक्रामक रोग न्यूज में था, किसके माध्यम से होता है? खांसी से होता है, फेशियल ओरल रूट से होता है, या संक्रमित एडिज मच्छर काटने से होता है, या पशुधन से संपर्क में आने से होता है। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा
तो भी आपको यहाँ पे समझना है कि हमें क्या इसका सही आंसर करना है, ठीक है ना। अब ये न्यूज़ में क्यों था ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना, और साथ इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा, जिससे आपसे कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप इसे गलत ना करो, ठीक है ना। सबसे पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। 5वां का सही आंसर, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। बी, सिंगोलिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब क्या वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। स्प्रेड करता है जब कोई पीपल कंज्यूम करता है फूड हैंडल्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उससे इन्फेक्टेड है उसके द्वारा कोई व्यक्ति फूड कंज्यूम करता है ना। जब लोग संक्रमित व्यक्ति द्वारा संभाले गए भोजन का सेवन करते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो ब्लडी डायरिया का वो आपको देखने को मिलेगा, सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है इसके बारे में। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, कहाँ गया, है ना, तो बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नाइसिबैक्टरस, ये भाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक खोज हुई है कहाँ पे, कर्नाटका में खोज हुई है। कर्नाटक में जो काली टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे मैंने काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक, ठीक है, काली टाइगर रिजर्व में खोज क्या हुई, काली टाइगर रिजर्व काली नदी के किनारे है, ठीक है ना। यहाँ पे लकड़ी काटने जैसी मतलब एक प्रजाति है जिसे काली नाइट फ्रॉग बोला जाता है, नाइस्टी बैट्रखस काली, ठीक है। तो इसकी खोज हुई है कर्नाटक केरला में, तो ये सॉरी कर्नाटका में काली टाइगर रिजर्व में, तो ये पहला का ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नियोलोबोपेट्रा डेक्कन पेनिनसुला पुणे में खोज हुई है इसकी, अब ये करेक्ट है नहीं आपको बताना है, ठीक है। चलिए तीसरा, कि छापगरस नागाकाई गोवा का मैंग्रोव है, इन तीनों के बारे में आपको सही आंसर यहाँ पे देखना है। एक्सप्लेनेशन में आप आएंगे सभी करेक्ट है। नाइस्टिवेकस काली फ्रॉग है, फाउंड है कहाँ पे, केरला बेसिन में पाया गया है। नीलोबोपटेरा कॉकरोच है, पुणे में खोजा गया था, कल ये न्यूज़ में था। और छापागरस इज ए क्रैब, केकड़ा ही, ये गोवा में था, सॉरी ये कहाँ पे, गोवा के मैंग्रोव में देखा गया था, ठीक है। तो 8 का क्वेश्चन भी आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, ए का 1, 2 का बी, 3 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 9 देखते हैं। सतपुड़ा टाइगर जो क्यों न्यूज में था, कि मैंने आपको बताया नहीं बताया थी। सतपुड़ा में एक बाघ की मौत हो गई है इस वजह से, और किस नदी के किनारे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। वॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी भी इससे जुड़ा हुआ है ना, सतपुड़ा से टाइगर, लेपर्ड वगैरह यहाँ पे देखे जाते हैं। अब अगर हम बात करें, प्रश्न क्या बने, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को कभी कभी वेस्टर्न घाट की नदर्न बाउंड्री कहा जाता है, इसमें कौन सा उसके बारे में सही बात है, क्या इट इज़ लोकेटेड जियोग्राफिकली नॉर्थ इन द सह्याद्री रेंज, सह्याद्री के उत्तर में स्थित है। 26 हिमालयी वनस्पतियाँ, 42 नीलगिरी वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया, यह गोदावरी नदी का मुख्य स्रोत है। चारों के बारे में, चारों में से क्या ऐसा रीजन है किसको ऐसा माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये प्रेजेंस है नीलगिरी एरिया फ्लोरा, सो फॉर द नॉर्थ सेंट्रल डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल फीचर्स निकनेम नदर्न एक्सट्रीमली ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोरा। मतलब क्या, मतलब अगर आप देखो तो मध्य भारत के उत्तरी दिशा में नीलगिरी क्षेत्र की वनस्पतियों की उपस्थिति विशिष्ट परिस्थिति विशेषता है, इसलिए वेस्टर्न घाट की उत्तरी सीमा इसको कहा जाता है। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक मार्क द पैराडाइम शिफ्ट इन द इंडियन बायोटेक्नोलॉजी लैंडस्केप, मतलब ब्रिक की स्थापना भारत में जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य में पैराडाइम शिफ्ट को दर्शाती है। फिर बात 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द सिंगल एपेक्स बॉडी, द गवर्नमेंट एम टू फोस्टर इंट्रा म्यूचुअल कोलाबोरेशन, मतलब क्या 14 ऑटोनोमस बॉडी के इसके अंतर्गत नीचे आती हैं। सरकार का उद्देश्य क्या, इंटरनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, फिनेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करना, सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाना। इस स्टेटमेंट के आधार पर ब्रिक द्वारा लाए गए प्रमुख जो चेंजेस हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब ब्रिक्स, ये कन्फ्यूजन नहीं होने, ब्रिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल के बारे में। ये ब्रिक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बेसिकली अभी इसकी बैठक हुई है कहाँ पे हुई है, फरीदाबाद में, हरियाणा। एक अपेक्स ऑटोनोमस बॉडी है जो 14 संस्थाओं को मिला के बनी है, किस मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आती है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर के लिए आपको यहाँ पे जाना है 10 का बी, ब्रिक एक्ट एंड एपेक्स बॉडी यूनिफाइड प्रीवियसली 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, है ना, तो 14 ऑटोनोमस संस्थाओं को इसके अंतर्गत ला के बनाया गया है, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। पॉलिटी का मैं 400 MCQs की सीरीज लेके आने वाला हूँ और वो मैराथन ही लेके आऊँगा,
मतलब एक एक वीडियो करके 4-5 वीडियो भी डालूंगा, लेकिन मैराथन भी उसका बाद में कंपाइलेशन लेके आऊँगा। बहुत ही तगड़ा MCQs का रिवीजन आपका होगा सारे टॉपिक का, ठीक है। चलिए तो आज